जी जी सर। जी। इस वक्त क्या आ गया कुल्फी वाला सर्दियों में? इधर आते ही रहते हैं, I-10 रही हूँ ना इधर, सुबह से शाम बस। अच्छा सही है। जी। अच्छा हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे ना? नंबर 14। इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं रहा था, ऐसा ही है? जीरो पे कॉन्टिन्यूस का तो पता लग जाता कि है, लेकिन डिफरेंशिएबल का तो 2x, सॉरी 2 ही है ना, 2 आया जी और ये आया 6 माइनस 2x सिंगल, ये इसका डेरिवेटिव आया। बस हमें जीरो जी 2 पे और मतलब 2 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 चेक करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन है 2 ही आएगा। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2, कांस्टेंट फंक्शन है ना, इस वजह से कुछ भी पुट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें। ठीक है। अब राइट साइड पे f लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 6 माइनस 2, सो बेसिकली क्या ख्याल है 4? 2 आ जाए। तो ठीक है, फिर तो डिफरेंशिएबल हो गया ही, अच्छा क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जिस वजह से इशू होना था वो तो आ गया सेम, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया और कंटीन्यूअस भी हो गया, तो अप्लाई कर सकते हो ना, जी इसमें आपकी सारी अजम्पशन ठीक होगी। यहाँ तक जी कोई कर सकते। प्रॉब्लम है, कोई इशू, कुछ टेंशन? नहीं नहीं। क्वेश्चन को पहले रीड करो, फिर पता चलेगा कि क्या हमसे पूछ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या करना है। अच्छा, the function is 0 at x is equal to 0 and x is equal to 1 and differentiable on 0 1, but its derivative on 0 1 is never 0. How can this be? Doesn't, अच्छा आगे भी पढ़ूं? हाँ तो क्वेश्चन को पता चलेगा ना। अच्छा, doesn't Rolle's theorem say the derivative has to be 0 somewhere in 0 1? Give reason for your answer. क्या मतलब है इसका, कुछ बता दें, आपको पता है हमारी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हाँ जी, ये फंक्शन जो है ये 0 x is equal to 0 पे 0 और x is equal to 1 पे भी 0 है और डिफरेंशिएबल है 0 1 पे, और उसने कहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है 0 1 पे वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये कैसे है? मतलब ये कि 0 पे ये 0 है, 1 पे भी ये 0 है, ठीक है ना, लेकिन जी डिफरेंशिएबल भी है ये, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है ये, तो रोज थ्योरम को चेक करना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या मतलब है इसका, फिर से बताओ जरा, क्या कहा है आपने? Does Rolle's theorem say the derivative has to? अच्छा, रोज थ्योरम की कंडीशंस थी क्या, बताओ जरा क्या क्या थी? जी क्या हो गया भाई, दोनों को परेशान हो तो रिप्लाई दे दो। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ऊपर वो क्लोज मैं बता इंटरवल। रही थी, म्यूट किया हुआ था, सारी आवाज ही नहीं गई। अच्छा सो वो मैं कह रही थी कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे, तो उसके पास एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होगा जिसपे डेरिवेटिव उसका 0 होगा। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है हमारे क्लोज इंटरवल पे? उसने तो कहा है ये, उसने क्या कहा हुआ है, इज डिफरेंशिएबल एट 0 1?
उसने इसको डिफरेंशिएबल कहा है, तो डिफरेंशिएबल है, तो दूसरे केस में अगर वो डिफरेंशिएबल की बात करता है तो पक्का कंटीन्यूअस होता है, क्योंकि हम जानते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, ऐसा ही है जी ना। तो फंक्शन उसने डिफरेंशिएबल कह दिया तो फिर ये कंटीन्यूअस तो हो गया, ठीक है। जी। अच्छा, तो उससे पूछ क्या रहा है, हमसे वो मांग क्या रहा है? कि ये जीरो है दोनों पे, लेकिन इसका डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल है, ये पूछा उसने शायद। उसने एक तो ये पूछा है कि डज रोज थ्योरम डेरिवेटिव हैज बी जीरो, तो रोज थ्योरम की कंडीशन क्या थी? उसमें रोज यही था कि पॉइंट वो जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो वो होता है। वो आपका क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, सॉरी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो, और वो तीसरी कंडीशन भी थी ना, तीसरी कंडीशन भी एक थी। वही तो बता रही थी कि जो उसके पास एटलीस्ट एक ऐसा नंबर होगा जो जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। नहीं 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 नहीं, उसके पास एक और कंडीशन, तीसरी रोल्स थ्योरम का 3 कंडीशन थी थे, तब जाके चौथी बार वो उसके बाद डेरिवेटिव जो जीरो बनता था। एंड पॉइंट थे उसके वो सेम थे। सेम वैल्यू थी, तो क्या एंड पॉइंट्स पे सेम वैल्यू है? एंड पॉइंट तो 0 से 1 ही है बस। एंड पॉइंट्स पे सेम वैल्यू भी है, लेकिन हम इस चीज को मिस कर रहे हैं कि ये कंटीन्यूअस है ही नहीं 1 पे। यही चीज तो उलझाने की कोशिश हो रही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मुझे अब समझ में आया कि इसमें उसने क्या सारी कहानी दी है। अच्छा देखें, हमें उसने सारी कंडीशन बजाहिर तो पूरी करके दे दी कि भाई देखें एफ ऑफ जीरो भी उसने जीरो दे दिया, एफ ऑफ वन भी उसने जीरो दे दिया, तीसरी कंडीशन उसने पूरी कर, एंड पॉइंट पे तो सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। वो कंडीशन 3 कंडीशन थी ना, एक था हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस वाला, डिफरेंशिएबल वाला, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल वाला ही हो गया, कंटीन्यूअस वाली डिफरेंशिएबल वाली उसने खुद दे दी, ठीक है, दे दी ना उसने ठीक डिफरेंशिएबल है। की कहानी, उसने डिफरेंशिएबल की दे दी, और फंक्शन से हमें पता चल रहा है कि 1 पे तो जीरो है, और जीरो पुट करेंगे इस फंक्शन में तो जीरो आएगा, तो मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी ठीक है, बराबर है। अच्छा हमें ये भी पता चल गया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा 0 और 1 पे। लेकिन क्या 0 और 1 पे ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी तो इसी पे होगा ना। लेकिन हमें जब कंटिन्यूटी की बात करनी होती है तो हमें इनके दोनों पॉइंट्स को भी शामिल करना होता है। क्या ये दोनों पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है? क्योंकि डिफरेंशिएबल में तो इन पॉइंट्स को शामिल नहीं करेंगे तब काम चल जाएगा, लेकिन जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे आती है। अच्छा, जीरो तो शामिल नहीं है, जीरो शामिल नहीं है उसमें। भाई नहीं, हमें 1 शामिल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें 0 और 1 पे बाकी सारी कहानी तो मिल गई है ना, हमें सारी कहानी मिल गई है, हमें हमें जो जो चाहिए था, हमें वैल्यू एंड पॉइंट्स पे इक्वल चाहिए थी वो हमें मिल गई, हमें ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल चाहिए था उसने खुद दे दिया। तो डिफरेंशिएबल हम जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, सो ये अगर डिफरेंशिएबल 0 1 पे डिफरेंशिएबल है तो 0 1 पे ओपन इंटरवल पे क्या होगा, कंटीन्यूअस भी हो गया। बाकी रह गई दो चीजें, क्या ये एंड पॉइंट्स पर भी कंटीन्यूअस है? अगर ये चीज हम साबित कर लें तो फिर बात हो जाएगी, फिर उसमें जीरो होगा वरना नहीं होगा, यही कॉन्टिन्यूस तभी बात है। होता है ना कि वैल्यू आनी चाहिए, इसमें पुट करें तो बस वही आंसर आना चाहिए, तो वो तो आएगा। अब जीरो पे लिमिट चेक करो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो की क्या आएगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो। कोई नहीं, जीरो ही आएगी। राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, वो भी जीरो ही आएगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन चूज करेंगे, एक ही फंक्शन है। तो वही कहा था कि जिस पॉइंट पे ब्रेक डाउन हो उस पॉइंट पे चेक करो, 1 पे भी चेक कर लेना। 1 पे चेक करें, तो क्या 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? 1 है, 1 आएगा दोनों पे, तो लेफ्ट पे भी 1 आएगा। आएगी लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, और
राइट हैंड साइड पे या वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पे क्या है? 0. 0 है। तो लिमिट इसकी, तो अगर कंटीन्यूअस होना है इसको 1 पे, तो इसकी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए, तब जाके 1 पे कंटीन्यूअस होगा ना। जी, तो फिर क्या ख्याल है? तो 1 does not equal to 0. तो 1 does not equal to 0, so function does not continuous at 1. सिर्फ एक ही कंडीशन इसने मार दे दी कि 1 पे ये कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सारी कहानी तो पूरी हो रही है। तो फिर इस पे बस इसके पास कोई 0 नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। इस पे आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इसके पास 0 होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन थी उसमें एक चीज मिस हो गई है। और वो क्या है कि 1 पे कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें क्लोज इंटरवल पे चाहिए। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बार इसका ओवरव्यू देता हूं कि क्या कहानी है। हमें रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए कंडीशंस चाहिए 3। एक है कंटिन्यूटी, एक है डिफरेंशिएबिलिटी, और एक है वैल्यू और लिमिट का के एंड पॉइंट्स पे वैल्यू का सेम होना। अगर हम देखें एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है, मतलब 1 पे वैल्यू 0 और 0 पे इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 0, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है, दोनों में 0 आ रहा है, ठीक है, वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई। डिफरेंशिएबल की उसने खुद दे दी कि भाई डिफरेंशिएबल है 0 1 पे, तो हम जानते हैं कि यार डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर थ्योरम लगाना तो तब भी, और वैसे भी चेक करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 0 1 पे, या फिर आप दूसरे केस में जिस तरह से हम पीछे करते आ रहे हैं कि हम एंड पॉइंट्स पे देख लेते हैं, अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर कर गई, करना नहीं है, यही बात करते आ रहे हैं ना। तो इसका एंड पॉइंट कौन सा बनता है, या 0 या 1? तो ब्रेक डाउन पॉइंट तो 1 है ना, बाकी तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पर तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1 पे चेक किया कंटिन्यूटी, 1 पे जो वैल्यू आई वो तो हमें 0 मिली, एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0, बट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0, सो वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूटी की तीसरी कंडीशन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, क्योंकि लिमिट और वैल्यू का इक्वल होना कंटिन्यूटी को कहता है, क्योंकि ऐसा ही है ना, वेल डिफाइंड, कांट लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट और वैल्यू इक्वल है तब कंटीन्यूअस कहते हैं, ऐसा ही है। तो तीसरी शर्त कंटिन्यूटी की 1 पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो उसका मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास 0 नहीं हो सकता, मतलब मे और मे नॉट भी, लेकिन श्योरिटी नहीं है। रोल्स थ्योरम के हिसाब से इसके पास कोई नहीं होगा, क्योंकि इसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? मुझे तो बहुत बाद में समझ में आया, आप लोगों को अभी समझ में आया कि बाद में आएगा? आ गया था पहले ही और अभी भी आ गया। मुझे स्टेटमेंट की समझ नहीं आई थी कि क्या करना है, थोड़ा तो गौर किया तो कुछ पता चला कि क्या है इसका सीन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, क्या कहानी है। अच्छा, for what values of a, m and b does the function satisfy the hypothesis of the mean value theorem on the interval 0 2? क्या ख्याल है क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है? b की वैल्यू फाइंड करनी है उसी तरह इंटरवल पे चेक करके वो कह रहा है कि भाई अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हो तो m, a और b की वैल्यूज क्या लोगे तो जाके आपका मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो सके, यही बात है। मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन बता दो, मुझे भूल गई है। आपको ही भूल गई देखने का मतलब हर बार देखना पड़ेगा, इसका तो मतलब नहीं है ना, इस तरह से तो मैंने आपको नहीं कहा था। क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है, ओपन पे नहीं, पॉइंट्स पे, तो और उसका इंस्टेंटेनियस इक्वल है डेरिवेटिव के। वो तो बाद की बात है ना, तो वो तो तब होता है ना, तो पहले सेटिस्फाई, वो कह रहा है कि सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यूज चाहिए, निकालने के लिए थोड़ा ही कह रहा है भाई, वो आपको कह रहा है सेटिस्फाई करने के लिए इनको क्या क्या वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एंड पॉइंट्स इसकी तलाश करो, एक एंड पॉइंट है 0, एक एंड पॉइंट है 1,
ठीक है ना, क्योंकि 2 हम कंटिन्यूटी के लिए तो भाई कंटिन्यूटी के लिए बात करते हैं। ओ क्लोज के भी अभी पीछे पीछे क्वेश्चन हमारा क्लोज की वजह से खराब हुआ है, बाकी तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अच्छा ऐसा ही है ना, तो क्लोज पे ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लिमिट और वैल्यू सेम आनी चाहिए। 0 पे लिमिट 3 है और इसकी लिमिट जो राइट हैंड लिमिट इसकी बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट तो वही 0 एक ही आएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो जो राइट हैंड लिमिट है इसकी और इसकी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको उसी की तरफ कंटिन्यूटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपको कंटिन्यूअस करने के लिए इसकी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 प्लस पे f ऑफ x और f ऑफ 0 इक्वल होगा तो जाके कंडीशन ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बनेगा। जी ऐसा ही है ना, इस कंडीशन को आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। पुट करो जरा, f ऑफ 3 तो आप f ऑफ 0 तो आपको दिया हुआ कितना 3 है, ऐसा ही है ना। जी और इस 0 प्लस के लिए फंक्शन ये चूज करेंगे तो 0 0 0 a आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो a 3 होगा तो तब जाके हमारा अभी तक हमें a पता चला है। ठीक है, इस कंडीशन से 0 पे कंटिन्यूअस करने के लिए a हमें मिल गया। ठीक है, अब यही 1 पे कंटिन्यूअस करने के लिए m मिल जाएगा, जब b मिल जाएगा कुछ तो मिलेगा। ठीक है। अब इस पे भी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा लो या वैल्यू लगा दो। जो वैल्यू के लिए अगर 1 की वैल्यू लगानी हो तो ये फंक्शन चूज करेंगे, क्योंकि वैल्यू के लिए ये फिर लिमिट की लिमिट ही लगा लो। 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगा लो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो कंटीन्यूअस होगा ना। तो 1 की कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन हम लगा लेते हैं, क्योंकि कंडीशन तो ब्रेक डाउन पे लगेगी, जहां पे ब्रेक हो रहा है वही कंडीशन हमें फायदा देगी, वरना तो कोई बाकी तो किसी ने नहीं देना। तो अगर हमें इसको मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ लेके जाना है तो 1 पे इसका क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस f ऑफ x होना चाहिए ना, 0 पे कंटीन्यूअस होने के लिए। सॉरी 1 पे 0 लिख रहा हूँ, जी 1 पे। तो फंक्शन दोनों प्लस के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे, ये वाला? क्या ऊपर ख्याल है? वाला। नीचे वाला ना प्लस के लिए, ये वाला, ऊपर वाला नहीं। माइनस के लिए वो यूज करेंगे। अच्छा तो m प्लस b विच इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस a, ऐसा ही है। जी लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट लेनी तो जरूरत नहीं है ना, लिमिट यही आएगी। ठीक है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या निकाली है भाई? 3 तो ये हो जाएगा कितना 6 5 हो जाएगा। तो अभी हमारा मसला सॉल्व नहीं हो, इक्वेशन एक वेरिएबल दो। अभी एक तो अभी कंडीशन का एक और कंडीशन चाहिए, वो कैसे करेंगे? उसको कैसे चेक करेंगे? क्या ख्याल है? कुछ लिमिट दिमाग में? लगाएंगे। हाँ, नहीं डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेके से भी इसका एक कंडीशन बनती है हमारी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाला। ये हमारे ये 1 हमारा क्या है, 1 हमारे उस डेरिवेटिव वाली डोमेन में आता है। 0 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 0 पे तो वो उसने वैसे ही जान छुड़ा लेनी है, ओपन इंटरवल हो जाना है। तो ये कंडीशन तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये 1 इसमें आएगा, तो 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने वाली कंडीशन भी हमें एक मिलेगी। तो x विच इज इक्वल टू 3, a विच इज इक्वल टू 3 और m प्लस b विच इज इक्वल टू 5। और ये साइड पे अब इसका लेते हैं डेरिवेटिव, जो कि आएगा -2x प्लस 3, और ये आएगा बेसिकली सिंगल m। ठीक है,
तो अगर हम इस जी। पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना जरूरी है। तो डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f डैश ऑफ x which is equal to limit x approaches to 1 minus f dash of x का इक्वल होना। ठीक है, अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो इक्वल कर दो इनको और वैल्यूज लगा दो। ये प्लस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला छोड़ m वाला, जी। और ये नेगेटिव के लिए ऊपर तो 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, m विच इज इक्वल टू 1। जी। क्या ख्याल है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ये नेगेटिव हो गया, -2 और तो नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो गया, तो m 1 है तो यहाँ पुट कर दो, b विच इज इक्वल टू B4 4। तो b4 होगा, a 3 होगा और m 1 होगा, तब जाके इस पे आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के काबिल होगी। ठीक है, प्रॉब्लम इशू है? नहीं नहीं। आप इस तरह से परेशान तो नहीं होते, सर सवाल तो करते नहीं है, बस ऐसे ही बता देते हैं, क्या ख्याल है? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो चाहते हैं कि भाई इस तरह से काम ना हो। आपका अगर ऐसा कोई सीन है तो बता सकते हो, फिर आपका सॉल्व करेंगे प्रॉपर, टाइम तो लग जाएगा, फिर क्वेश्चन कम होंगे, ठीक सारी वही होगी। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक था? 17 से नहीं जी 16 तक 17 करना है। रूट्स। वही कह रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है भाई ना इस तरह से? आयशा आप है सही कि चली गई है तो सही? सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से कि मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ? परेशानी है तो बता सकते हो, बाद में ना कहना कि सर ने हमारे साथ ज्यादती की है। अगर कोई ऐसा कोई इशू है तो अभी क्लास में आप इस चीज को बता सकते हो, तो फिर हम प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाए उस तरह से टाइम हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो क्लियर होता है ये? जी। ठीक है। अच्छा, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मतलब ऐसा समझ सकते हो कि रूट याद है, रूट आपने पढ़े होंगे भाई, आप रूट निकालते थे इक्वेशंस के, ठीक है? याद है या भूल गए हो? जी याद है। तो यहाँ पर आपसे यही कह रहा है कि भाई आप क्या करो, रूट फाइंड करो, मतलब ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो जिनको आप इसमें पुट करो आंसर 0 आ जाए। अच्छा, जी, ऐसा पॉइंट फाइंड करना जो इसमें पुट करके आंसर 0 आए। आंसर 0 आ जाए। तो चाहे यहाँ आप पे हम 2 पुट करेंगे तो इस आंसर पे 0 आएगा। हमने एक थ्योरम पढ़ा था जो हिंट के तौर पे पढ़ा था, एक तो मीन वैल्यू थ्योरम था, एक और थ्योरम था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? रोले थ्योरम। नहीं, एक और थ्योरम था जो हमें जीरोज ऑफ ए फंक्शन के बारे में, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में बता रहा था, याद है? हाँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो क्या कहता है इसमें वो? प्लॉट वो क्या कहता है आपको? कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और अगर साइन डिफरेंट हो तो उसके पास एक 0 होता है। 0 होता है, उसके बाद एक 0 होता है। चाहे तो आप उस तरह से कर लें, चाहे आप इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट करके सॉल्व कर लें। इसका सोल्यूशन में चेक करें उन्होंने किस तरह से किया है, उन्होंने उस एप्लीकेशन का यूज किया या डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट करके किया है, इसको चेक कर लेना, फिर उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। ऐसा ना हो कि हम दूसरे मेथड, दोनों से कर सकते हैं, कोई सीन नहीं है। मेरे ख्याल में तो उन्होंने 0 के इक्वल पुट करके किया होगा, चेक करें सोल्यूशन में, बहुत आसान भी हो जाएगा आपके लिए, फिर तो आपके लिए हलवा बन जाएगा। ये सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मजे हो जाएंगे।
इन्होंने तो ये प्लॉट किया हुआ है। प्लॉट तो करना है ना, प्लॉट तो हो जाएगा, प्लॉट का इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइंड करना कैसे कैसे करोगे। The plot the zeros of each polynomial on a line with the zeros of its first derivative. अच्छा, क्या क्वेश्चन भी हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्वेश्चन भी हम सही से नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन में वो हमसे कुछ और ही मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं वो? उसने कहा है प्लॉट करें जीरो को। प्लॉट करें, पता नहीं भाई उसने हमसे ये कहा कि आप क्या करो, आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को प्लॉट करो। ये तो सिंपल सिंपल सी बात है। तो उसके बाद डेरिवेटिव को भी प्लॉट करो कि जहां पे जीरो आ रहा है। हमें दो चीजें प्लॉट करके दिखाएं। रियल लाइन पे प्लॉट करना कौन सा मुश्किल है, आप ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई रियल लाइन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, पहले तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो उन्होंने इस तरह से उन्होंने इसको साइड पे ही कर दिया। तो आप इसको जीरो के ऊपर रखो और वहां से वैल्यू निकालो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। अंदाजा लगा के कर सकते हैं, अंदाजा लगा के। अंदाजा क्या लगाना, जीरो के ऊपर रखो, जो पॉइंट आ जाएंगे वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अच्छा तो इसमें चले ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लग गया, आ जाएगा। प्लस माइनस 2 आ जाएगा। प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, 2 और माइनस 2। अब जीरोस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो इसका डेरिवेटिव लो, y डैश विच इज इक्वल टू 2x। तो 2x को जीरो के इक्वल पुट करो, x विच इज इक्वल टू x is 0। equal to तो 0। डेरिवेटिव का जीरो जीरो ही है और पॉलिनोमियल का जीरो प्लस माइनस 2 है। तो रियल लाइन आपके पास होती है इस तरह से, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ नेगेटिव 2 होता है, यहाँ लेट से 2 होता है और यहाँ 0 होता है। तो मेंशन हो गए, बस यही तो काम है। ऐसा ही होता है ना, अच्छा रियल लाइन में ऐसे ही नंबर लिखे होते हैं ना। जी जी पहले नेगेटिव 2 होगा, फिर 0 होगा और फिर 2 होगा। इस तरह से अरेंज करके लिख लो, इतना सा काम है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब नेक्स्ट को 0 के ऊपर रखो, वहां से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, फिर डेरिवेटिव लेके 0 के ऊपर रख दो, फिर डेरिवेटिव के जीरो मिल जाएंगे। अच्छा तो आयशा इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, क्या ख्याल है? आपको कुछ आता भी है कि नहीं, ऐसे ही पता चल जाएगा। आप इसके आमने आप इसके डेरिवेटिव लेके, डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख के पॉइंट्स निकाल के तो क्या आते हैं। अच्छा x is equal to -4। ठीक है भाई, सही है। और आयशा आप कहाँ हो भाई, आपने निकाला? जी क्या है? x क्वाड्रेटिक लगा देंगे ना, क्वाड्रेटिक लगा देंगे। क्वाड्रेटिक नहीं, फैक्टराइजेशन से होता है ये। क्वाड्रेटिक भी तो लगता आमना है। आप करा, x चलो equals ठीक to है, -5 क्वाड्रेटिक लगाएं क्वाड्रेटिक। अगर आप एप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो 5 लगाएं। 3 का 3 हो जाएगा। हाँ तो क्या आएंगे? -5 और -3 -5 और -3 इसके आएंगे दो। -5 और -3 और दूसरा आपने निकाला -4। आपने -4 निकाला ना। जीरोस ऑफ डेरिवेटिव निकाले -4 और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, -3 और -5। -3 एंड -5 प्लॉट कर लोगे ना जी कि क्या ख्याल है? हाँ कर लेंगे। कोई सिंपल सी लाइन लेट से यही आपकी लाइन है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो पॉइंट्स पहले -5 पहले आएगा, फिर -3 आएगा और फिर कौन सा पॉइंट है, -4। तो -4 इसके दरमियान यहाँ आएगा। तो ये मेंशन हो जाएंगे, ये आपका डेरिवेटिव जीरोस है और ये आपके फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे जीरो है। इस तरह से मेंशन कर लो, ठीक है। अच्छा सो अब ये तो बहुत आसान हो गया। तो आपके पास कुछ भी नहीं है,
x which is equal to -1 और x which is equal to 2। तो जीरोस आपकी -1 और 2 हैं, ठीक है। -1 और 2 होंगे। -1 और 2 ही आएंगे ना जीरोस आपके फंक्शन के। उसने इसकी फैक्टराइजेशन करके दी है, ये आगे वाला पार्ट देखिए ना, तो उसमें उसने फैक्टराइजेशन की हुई है। तो -1 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो क्या फर्क पड़ा, स्क्वायर अगर 0 का इक्वल है तो खुद वो 0 नहीं है। ये बात कितनी बार बता चुका हूँ। अच्छा, अगर किसी कोई टर्म x - 2 इसका स्क्वायर आप 0 के ऊपर रखते हो तो इसका मतलब ये खुद 0 है। काफी बार बताया x which is equal to 2। So, एक 2 है और एक -1 है। अब डेरिवेटिव लो कि 0 के ऊपर पुट करो, डेरिवेटिव पिछले का ले लो, इसका डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना। डेरिवेटिव ले लो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x - 6x, क्या ख्याल है, यही आएगा 3x square और x - 2 which is equal to 0, so x which is equal to 0 and x which is equal to 2, क्या ख्याल है। x is equal to 0 and x is equal to 2। तो जीरोस ऑफ -2 नहीं +2 आएगा, +2 ही आएगा। सो जीरोस क्या है, जीरोस आपके -1 और 2 है, और ये पोलिनोमियल के जीरोस, और डेरिवेटिव के जीरोस क्या है, 0 और +2 मेंशन कर लेना, ठीक है। वैसे सेम आ गया 2 तो उसको तो कैसे क्या फर्क पड़ता है, 2 आ जाए सेम आ जाए तो तब भी कोई इशू नहीं है। हमने सिर्फ जीरोस फाइंड करने हैं हमने, और क्या करना है, प्लॉट करने के लिए क्या है, वही 2 आगे पीछे तो चला नहीं जाएगा कि डेरिवेटिव का 0 हो गया तो कहीं और पे 2 चला जाएगा, वहीं रहेगा ना। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये होगा 24 हो गया। जीरोस आपका 0, 9 और 24 हो गए, ठीक है। ठीक है, कर लेंगे। अब डेरिवेटिव लेके निकाल लेना मेरे ख्याल में। ठीक है, इसका बी पार्ट कर लें, क्या ख्याल है या नहीं। बी पार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बी पार्ट में क्या है, theorem to prove that between every two zeros of there lies a zero of क्या polynomial। मतलब पोलिनोमियल के बारे में वो क्या कह रहा है, टू यूज रोल्स थ्योरम टू प्रूव दैट एवरी 2 zeros ऑफ अ पोलिनोमियल लाइज 0। क्यों लाइज, क्यों, क्या कहानी क्या है इसकी बीच की कहानी आप बता दें तो। ये तो आपको आता है, मैंने आपको बताया भी है, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें। अच्छा, आपको हमने कहा था कि पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन है देखी, तो किस्मत से पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन आपके सामने आ गई है। यही एक्सप्रेशन पोलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन कहलाती है। तो ये एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये आपका हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, ठीक है, यही बात है ना। तो चाहे आप इसको कुछ भी कर लें, अगर इसके पास 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस हैं, और 2 जीरोस हैं तो उसके बाद क्या है, 2 जीरोस हैं तो उसका मतलब क्या हुआ। रोल्स थ्योरम आपको क्या कहता है, जी रोल्स थ्योरम आपको क्या कहता है, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट बता दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बात तो ज्यादती वाली बात है, अगर आप अभी तक आपको रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद नहीं हुई है, देखनी पड़ती है। बता रही। दिखने वाला काम तो नहीं है ना भाई, तो आपको इतने क्वेश्चन करनी है, आपको तो हिफ्ज हो जानी चाहिए थी। सर बताया तो है। क्या बताया, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया, क्या कहे। फंक्शन कांस्टेंट इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है पॉइंट्स पे, और जो अच्छा, उसके एंड पॉइंट वो सेम होंगे।
वो उसका सेम डेरिवेटिव 0 होगा। तो सारा आंसर तो उसने दे दिया। कोई पोलिनोमियल हो वो कांटिन्यूअस होता है एट एवरीवेयर, होता है। मैंने आपको बताया है ना कि आपका पोलिनोमियल कोई भी हो वो कांटिन्यूअस होता है एट एवरीवेयर, ठीक है। सो लेट्स से ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है। सो अगर ये पी ऑफ एक्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, सो इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एनी क्लोज इंटरवल। लेट्स से is continuous on a comma b close interval। और ये पोलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। ये बात मैं आपको कल से कह रहा हूं कि आपका पोलिनोमियल चाहे पोलिनोमियल आ जाए ना, तो पोलिनोमियल हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, ये डिफरेंशिएबल है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पूरे डोमेन में ले लो तो उसका कोई सबसेट ले लो, इट्स डिफरेंशिएबल ऑन a कॉमा b। तीसरी कंडीशन का उसने आंसर दे दिया। तीसरी कंडीशन क्या थी कि कोई दो पॉइंट्स पर आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो वो भी आपको ये बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई उसके पास दो जीरोस हैं, मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट ऐसे हैं जिसका आंसर पुट करो तो जीरो आंसर आता है। तो लेट ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ऐसा ही है ना, वो खुद कह रहा है कि दो जीरो उसके पास पी ऑफ एक्स हैं। यही बात है। तो अगर दो जीरो इसके पास हैं तो क्या होगा, तो दो जीरो हैं, मतलब ये हुआ कि पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू पी ऑफ बी विच इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। उसने एक पोलिनोमियल दिया, पोलिनोमियल के बारे में उसने कहा कि भाई ये जो पोलिनोमियल है इसके पास दो जीरोस हैं, ठीक है। रोल थ्योरम का आप अप्लाई करो और बताओ कि इसके डेरिवेटिव भी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे जीरो होगा। यही बात है। तो कंडीशंस पूरी हो गई हैं। हमने एक पोलिनोमियल लिया है, पोलिनोमियल हम जानते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल पे रियल लाइन में से कुछ भी ले लो वो कांटिन्यूअस होता है, और वो ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी होता है, और दो जीरो उसने खुद हमें दे दी हैं। तो तीनों कंडीशन पूरी हो गई हैं, तो उसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जीरो रखेगा। और ये डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। इसका डेरिवेटिव लो जरा, ये ऊपर वाले पोलिनोमियल का डेरिवेटिव लो, ये पी डैश ऑफ एक्स ही है। अगर आप इसको पी एफ कहते हो ना तो पी डैश ऑफ एक्स है, नथिंग, और कुछ नहीं है भाई। इसमें पावर रूल लगाओ, एन एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा। क्या ख्याल है। जी। और इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा एन माइनस वन। इसकी पावर जो है पावर पहले आ गई, और ये कांस्टेंट है, और एन माइनस टू एन माइनस वन में से मजीद निकालेंगे तो ये पी डैश ऑफ एक्स ही है बेसिकली। और ये देखें ए वन ऑफ एक्स है तो एक्स की डेरिवेटिव वन होता है, तो ए वन लास्ट पे लिखा हुआ है। एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को उसने नहीं लिखा, तो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है। क्या कहानी है जरा बताओगे। जी ये जो पहले वाला है इसका डेरिवेटिव है, दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव। आपको कहा है कि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के बाद दो जीरोस हैं। रोल थ्योरम का अप्लाई करके आप ये बताओ कि क्या इसके पास जीरो होगा। हमने देखा कि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, पोलिनोमियल क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, ओपन पे इंटरवल डिफरेंशिएबल होता है, और जीरोस ने खोद दे दिए, दो वैल्यूज पे आंसर सेम आ रहा है, दो पॉइंट्स पे आंसर सेम आ रहा है। तो उसका मतलब रोल थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक इसके पास एक जीरो होगा, जो कि डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा। तो ये डेरिवेटिव वाली टर्म ये है तो जीरो के इक्वल होगी, ये बात खत्म। तो इस तरह से ये